नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का हल्दिया से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल का संग्राम जैसे जैसे वक्त गुजर जा रहा है वैसे वैसे और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ चला जा रहा है। आज इसी हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन भर दिया है नंदीग्राम से। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। और यहां पर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की गई। भारी भीड़ के जरिए जब कार्यकर्ताओं का हुजूम आगे की ओर बढ़ रहा था तो जय श्री राम का नारा लग रहा था। वैसे आपको बताते चले, नंदीग्राम के इस महासंग्राम में अब पिच आकर कुल मिलाकर एक ही सब्जेक्ट पर थम गई है और वो है हिंदुत्व का मुद्दा। जब से ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया है या मंदिर मंदिर घूम रही हैं, बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा। इसी वजह से बीजेपी पहले से हिंदुत्व के मुद्दे पर और ज्यादा आक्रामक हो गई है। आज नंदीग्राम के इस महासंग्राम में शुभेंदु अधिकारी को जिताने का दारोमदार एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया तो स्मृति ईरानी भी नामांकन के दौरान मौजूद रही। मंच से उन्होंने आज एक नया नारा दिया है, नंदीग्राम का संग्राम जय श्री राम। और इस तरह से कार्यकर्ताओं के भीतर जोश भरने की कोशिश की गई। अब सवाल यह है कि क्या दुर्गा वर्सेस राम, इसी मुद्दे पर होगा नंदीग्राम का संग्राम? इसी पर हम बहस करेंगे। लेकिन आपको बताते चले, शुभेंदु अधिकारी से अब से कुछ देर पहले मैंने बातचीत की है। ममता बनर्जी की चोट को लेकर उनकी ओर से क्या कहा गया, नंदीग्राम से क्या ममता बनर्जी के सामने आसानी से वो जीत हासिल कर पाएंगे, वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे शुभेंदु अधिकारी, उनका पूरा इंटरव्यू सुनिए। इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती नंदीग्राम से आप देख रहे हैं? एक तरफ दीदी हैं तो दूसरी तरफ दादा के नारे लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए, ये कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, एक आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ाई है। हमारी राष्ट्र की सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी का कैंडिडेट है। लड़ाई बीजेपी का साथ सत्ताधारी टीएमसी का है। हाँ, जरूर उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और भाजपा की मैं, ये कोई चुनौती नहीं। ये नॉर्मल जो चुनाव के दौरान होता है, ये चुनाव में होगा। इस एरिया में बीजेपी का पकड़ पिछले लोकसभा का दौरान से ज्यादा होते जा रहा है। और ग्राफ भी बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ वो बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है, पूरा देश मोदी जी और बीजेपी की ओर चला गया। उस प्रदेश में जो विकास हो रहा है और सेंट्रल स्टेट का रिलेशन की दौरान जो काम हो रहा है, इसका इफेक्ट तो बंगाल में भी आ रहा है। इसलिए लोग पार्लियामेंट चुनाव में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी बीजेपी का उस दौरान नहीं था। पब्लिक ने करीबन 18 सीट चुनाव जिता दिया। इसलिए इस बार तो बीजेपी बहुत अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लेवल से पार्टी का पूरा जोर लगाते हुए जो परिवर्तन यात्रा निकला था, जो R9 हुआ था, जो कृषक सुरक्षा अभियान हुआ था, बार बार प्रधानमंत्री ने 3 बिग रैली किया जी। इतना बढ़िया ब्रिगेड रैली पहले नहीं हुआ पिछले 10 साल में। अमित शाह जी ने बहुत एरिया में रैली, कोच बिहार से लेकर ठाकुर नगर तक। नड्डा जी ने हर 15 दिन अंतर रैली किया। सब मिला के बीजेपी का पोल प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। मैं तो 3 महीने बीजेपी में आया, बीजेपी बहुत इज्जत से मुझे लिया। इसलिए मुद्दे बेरोजगारी, विकास, और जो मोदी जी ने हल्दिया में रैली में जो किया था, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी था और पार्टी का प्रोग्राम भी हुआ, उसमें जो स्लोगन उन्होंने कर दिया, रोड मैप, डबल इंजन सरकार, ये बंगाल में क्लिक कर गया। अभी लोग डबल इंजन सरकार की ओर बंगाल जा रहा है। इंडस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीएम किसान से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर और इतना 4,60,000 करोड़ बंगाल का डेट है, ऋण है। ये लोन के लिए बंगाल का बर्बाद कर दिया। हम लोग तो तृणमूल का रैंक एंड फाइल था। 11 साल का शुभेंदु दा, आपसे लोग सवाल ये पूछेंगे ना कि जब आप खुद मंत्री वहां पर थे तो इतना बड़ा आपका कद, तो आपने नंदीग्राम के लिए क्या किया है? अगर जनता आपसे ये पूछती है कि काम गिनाइए नंदीग्राम में जो आपने किया है, तो आप क्या बोलने जाएंगे? देखिए, मेरा जो स्कोप था, एक तो एमपी पिछले टाइम नंदीग्राम मेरा पार्ट था, एक एमपी लैट, दूसरा CSR। मेरा जो लिमिटेशन है, ममता बनर्जी का जो कॉलीग है ना, वो एमपी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, एमएलए हो सकता है, सब लैंप पोस्ट है। किसी को कोई काम करने का स्कोप नहीं दिया।
लेकिन पर्सनली शुभेंदु अधिकारी मेरा जो स्कोप था तो हमारा पास पेट्रोलियम मिनिस्टर है, आईओसी ओएनजीसी सबको मैं चिट्ठी लिख के, पोर्ट के चिट्ठी लिख के सीएसआर का काम भी नंदीग्राम के किया। छोटा छोटा फिजिकली हैंडिकैप को ट्राईसाइकिल से लेकर लाइब्रेरी बनाना से लेकर वो स्वच्छ भारत अभियान का लैट्रिन बनाने, आईओसी तो 100 लैट्रिन मेरा चिट्ठी में सीएसआर में बना दिया। मेरा किसी की परे काम करने का इच्छा, किसी की कोई इस 1% भी कोई नेगेटिव, तो मतलब आपको काम के आधार पर वोट मिलेंगे। तो आपने इतना काम किया है तो ये जय श्री राम के नारे, हिंदुत्व वोट, हिंदू पोलराइजेशन, ये सब आप भी खूब मंदिर जा रहे हैं, ममता बनर्जी भी खूब मंदिर जा रही हैं। ममता बनर्जी 10 साल बाद पहली जा रहा है, और हम लोग पिछले साल भी गया था, इस साल भी गया, अगले साल भी जाऊंगा। अब पता कर लीजिए लोकल पीपल से, नंदीग्राम में जितना भी रिलीजियस प्लेस है उसका साथ शुभेंदु का जुड़ा हुआ है। जिसमें आज माथा टेका में सोना चूड़ा सिंहवाहिनी दुर्गा माँ का मंदिर, उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन है हिंदू की नाते। जो जानकीनाथ मंदिर ममता जी ने माथा टेका, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ममता बनर्जी तो आज लीडर नहीं है, 30 साल का लीडर है। नंदीग्राम में मुहिम हुआ 2007 से, एक भी मंदिर में 2007 से 2020 तक नहीं किया। अभी मंदिर पर जा रहा है, तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल के लोग अपने मन बना लिया, तुष्टीकरण के खिलाफ वोट होगा। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और ममता जी का स्लोगन है कुछ कुछ का साथ भतीजा का विकास। ममता बनर्जी चोटिल हो गई। शुरू में कहा गया कि उनके ऊपर हमला हुआ है, हालांकि दूसरा जो उनका वीडियो आया उसमें इस बात का जिक्र नहीं था। लेकिन अब व्हील चेयर पर बैठकर वो चुनाव प्रचार करेंगी। 14 तारीख को उनका मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं व्हील चेयर पर प्रचार? क्या भावनात्मक तौर से जोड़ नहीं रहे? 72 घंटा होने वाले है इंसिडेंट, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं किया। पार्टी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला और समीक भट्टाचार्य हमारी स्पोक्स पर्सन ने पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। पार्टी का डेलीगेशन हॉस्पिटल पर गया, ये लोग घुसने नहीं दिया, वो गो बैक स्लोगन दिया। मैं ये पर्सनल मैटर में कुछ नहीं बोलूंगा, ये कंप्लीटली पर्सनल मैटर है। ये कोई इसी में कोई पॉलिटिकल, कोई क्रिमिनल, कोई कुछ नहीं है। ये पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर क्या टीएमसी के लोगों ने ही क्या? नहीं, पर्सनल मैटर। ये जो हादसा हुआ इसमें कोई पॉलिटिकल आदमी का टिप्पणी करने का उचित नहीं है। टिप्पणी करने का उचित है ममता बनर्जी का पीएसओ और ड्राइवर का। पूछ लीजिए दोनों से, वो असले दूध का दूध पानी का पानी, वो जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उसके साथ रहता है, वो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कैसे पिलर में दरवाजा आया, वही आई विटनेस है, उसका साथ बात करने अच्छा होगा। मैं टिप्पणी नहीं किया, ये नॉट एट ऑल इशू, बट उन्होंने इस काम पहले किया, नंदीग्राम का लोगों को अपमान कर दिया। गेट विल सून भी नहीं बोलेंगे, उनके स्वस्थ होने की कामना तो करेंगे आप? नहीं, ये तो हम लोग तो सबका 7 साल का उम्र प्रार्थना करता हूँ, सबका, ममता जी नहीं, सबका, सब 7 साल जीते जिए। तो सुना आपने शुभेंदु अधिकारी को सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए। ममता बनर्जी के चोटिल होने पर जब मैंने सवाल पूछा तो उनका ये जवाब मिला। लेकिन नंदीग्राम का जो महासंग्राम इस वक्त दुर्गा वर्सेस राम पर आकर टिक गया है, इसी को लेकर दंगल में बहस की हम शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ सौरभ सकदार जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। संजय शर्मा प्रवक्ता टीएमसी की ओर से जुड़ चुके हैं। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत रागी आरएसएस के जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले संजय शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, हुंकार भरी है उन्होंने, शंखनाद किया है आज नामांकन के दौरान भी, और उसके बाद मुझसे इंटरव्यू में भी कहा कि ममता बनर्जी तो बुरी तरह से हारने वाली है नंदीग्राम, और पार्टी में सिर्फ बुआ भतीजे की ही चलती है, बाकी किसी की सुनी नहीं जाती, इस वजह से हार अब की बार तय है। साउंड गया। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? अगर मेरा सवाल आप सुन पाए हो जवाब दीजिए। सवाल मैंने शुरू का सुना था, उसी के आधार पर जवाब देता हूं मैं। शुभेंदु अधिकारी जी जो प्रोडक्ट हैं, तृणमूल के राजनीतिक कार्यकर्ता थे और वहीं से आगे बढ़े हैं। दीदी की छत्र छाया में ही पले बढ़े, मंत्री बने, कद्दावर नेता बने। लेकिन एक पुरानी कहावत थी, एक पुराना वो साधु बाबा का किस्सा आपको याद होगा।
उन्होंने एक चूहे को शेर बना दिया था, और वही शेर जब उनको वापस खाने के लिए आ गया था तो उसको वापस चूहा बना दिया। ये जज्बा, ये हिम्मत और ये ताकत दीदी ममता बनर्जी के हाथ में है, ये उनका करिश्मा है। इसीलिए उन्होंने जो नंदीग्राम का जिक्र शुभेंदु जी बार बार कर रहे थे, दीदी ने कहा कि नंदीग्राम आंदोलन दीदी के राजनीतिक कर्मभूमि है, और दीदी ने ही नंदीग्राम और सिंगूर के मध्य किसानों के लिए एशिया का सबसे बड़ा आंदोलन किया, और उस आंदोलन के बाद किसानों को उनकी जमीन वापस करने में भूमिका निभाई, और नंदीग्राम के संग्राम से ही किसान भाइयों ने, बंगाल के युवाओं ने, बेरोजगार ने दीदी को गद्दी पर बैठाया। अब जब शुभेंदु अधिकारी खुद को शेर समझते हैं तो दीदी मैदान में आ गई है। नंदीग्राम में उनके घर में आओ और वापस इनको चूहा बनाकर दीदी बंगाल में की सत्ता में 2/3 बहुमत के साथ लौटेगी। सौरभ सिकदार जी, जवाब दीजिए। वो चूहे और शेर की कहानी सुनाकर ये कह रहे हैं कि दरअसल दीदी के आगे टिकेंगे नहीं। वैसे चूहे और शेर का कहानी संजय जी ने सुनाया, तो संजय जी को भी मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का मामा थे कंस, और उसका वध श्री कृष्ण ने किया था। तो इसीलिए जब वो गाथा पढ़ा जाता है तो उसमें बोला जाता है बंगाली में, तुम्हारे बोधि बेजे गोकुले पालीचे से, अर्थात तुमको जो मारे गए वो गोकुल से ही आ रहे हैं। तो ये जो ये प्रोडक्ट बोल रहे हैं संजय भैया, मैं आपको नहीं टोका था, प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। मैं एक बार भी नहीं टोका था, मैंने सुना था। बोलिए। बात ये है कि ममता बनर्जी जी का प्रोडक्ट शुभेंदु अधिकारी है या तृणमूल कांग्रेस को शक्तिशाली शुभेंदु अधिकारी किया था, ये तो वक्त बताएगा। वक्त में ज्यादा देर भी नहीं है, 2 मई को तो इसका पता चल जाएगा किसके दम पे कौन बलियान हुआ था। लेकिन बात यह है, शुभेंदु अधिकारी जी नंदीग्राम छोड़ के भागा नहीं है। ममता बनर्जी जो 10 साल सीएम रहे और 1984 से ये चुनावी राजनीति में है, लगातार जीतते आ रहे, बीच में एक ही बार हारे थे, उसको अपना सीट चेंज करना पड़ा, तो हमारा जीत तो ही हो गया। स्टैंडिंग सीएम को अपना सीट छोड़ के भागना पड़ रहा है। आप ही जब बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी आज तक सिर्फ एक ही 1989 का चुनाव हारी हैं, बाकी कोई चुनाव वो हारी नहीं है, तो ऐसे में तो बड़ी चुनौती रहेगी ना शुभेंदु अधिकारी के सामने। सौरभ जी, नहीं, चुनौती तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको अपना सीट छोड़ के भागना पड़ा। तो मनोबल जो टीएमसी के लोगों का है यहीं पे टूट गया है। और शुभेंदु जी देखिए, शुभेंदु जी के पास भी ऑप्शन था, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं जीत सीट से लड़के विधानसभा में गया था, उसी सीट से लड़के आऊंगा। हाँ, उन्होंने तो नहीं भागा कि इतने बड़े दमदार। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ, दीदी ने नंदीग्राम में एक जनसभा में, दीदी ने नंदीग्राम की एक जनसभा में ये कहा कि मैं ही नंदीग्राम से खड़ी हो जाऊंगी। उसके बाद भाजपा और उसके आईटी सेल ने ये प्रोपोगंडा चलाया कि दीदी भवानीपुर से क्यों खड़ी होगी, इतनी हिम्मत है तो खाली नंदीग्राम में खड़ी हो जाओ। दीदी ने उनके प्रोपोगंडा को सुना नहीं, लेकिन दीदी 100% कंफर्म थी, और हम सभी बंगाल की जनता कंफर्म है। लेकिन भवानीपुर में उनके वोटों का प्रतिशत तो लगातार घटता हुआ चला जा रहा था, इस वजह से भी तो नंदीग्राम पहुंची ना। उनका वोट प्रतिशत क्या था 2016 में और 2011 में, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए, वोटों का प्रतिशत कुछ कम और बेसी हो सकता था वहां पर, लेकिन भवानीपुर की जनता दीदी को सराखों पर बैठाती है, इसमें बहुत सारे समीकरण काम करते हैं। तब जब दीदी ने नंदीग्राम का डिक्लेयर कर दिया तो इन्होंने कहा कि आप भवानीपुर से मतलब ना आओ, इतना हिम्मत है तो खाली नंदीग्राम में आओ। अब दीदी नंदीग्राम में सिर्फ एक जगह कैंडिडेट है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की चुनौती को उन्होंने नंदीग्राम से लड़कर स्वीकार कर लिया है, ठीक है, लेकिन बीजेपी के पिच पर मंदिर जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन अभय दुबे जी और संगीत रागी को भी मैं चर्चा में शामिल कराना चाहूंगी। अभय दुबे जी, सीधा सा सवाल है, माना जा रहा था कि आप लोग जब सेकुलर फ्रंट के किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे तो मुकाबला फाइट का होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हिंदू वोटरों की लड़ाई चल रही है, मुस्लिमों को कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन आप लोगों ने भी लेफ्ट की ओर से एक हल्का फुल्का उम्मीदवार उतार दिया ताकि दीदी जीत जाएं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अभय दुबे जी। नहीं चित्रा जी, देखिए, मैं तो हतप्रभ हूं। अभी कुछ दिन पहले तक तो कहते थे ये भाग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग, मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। यही वो शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाले में आरोपी थे, यही वो सोवेन चटर्जी आरोपी थे, यही वो हेमंत विश्वा शर्मा जिसके लिए कहते थे मोदी जी का इतने से पेट नहीं भरा,
सारे टीएमसी के भ्रष्टाचारी लिए। उन्होंने कहा उनका ब्रांड एम्बेसडर रह गए मिथुन चक्रवर्ती, जिनको ईडी ने नोटिस भेजा, उनको भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। जितने पापी थे सबको पुण्यात्मा बना लिया। अरे ये तो मामा मारीच की तरह छद्मवेश धारण करके बंगाल आए हैं। रावण ने सीता का हरण किया था, ये छद्मवेश धारण करके यहां सत्ता का हरण करना है। भगवान राम जब हिंदू धर्म के प्रतीक होते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सुनना चाहिए। तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ अपने वचन निभाने के लिए सत्ता को 14 वर्ष तक तज दिया वो राम है। आप रोज वचन तोड़ते हैं और सत्ता का भोग करते जाते हैं। भगवान शंकर जब हिंदू धर्म का प्रतीक होते हैं तो विष को कंठ में धारण किया सृष्टि को बचाने के लिए। आप रोज जहर उगल रहे। जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में बांग्लादेश की हिंसा का चित्र लगाकर वोट मांगती हो, उस पर तरस आता है हमको। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ लॉर्ड कर्जन की तरह हैं, जो बंगाल का विभाजन करना चाहता था बंग भंग, वैसे ही ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके बांटना चाहते हैं। अरे सारे टीएमसी के भ्रष्टाचारियों को सम्मिलित कर लिया, कितनी शर्मनाक। तो क्या आप, इसीलिए प्रधानमंत्री जी बताइए ना, आप पहले भी आए थे, इसके पहले चुनाव में जो प्रोमिसेस किए थे, क्या हुआ वो नेशनल हाईवे के पैकेजेस का? आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे, महत्वपूर्ण मुद्दे आप गिना रहे हैं, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा अभय, उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। चलिए दोबारा से मैं इसको पूछूंगी, लेकिन आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी से, मैं जवाब लूं। संगीत रागी को एक बार शामिल कर लेते हैं। संगीत रागी जी, अभय दुबे का ये कहना है कि दरअसल पापियों को शामिल करके पुण्यात्मा बनाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, मुझे लगता है कि जब जिस आधार पर और जिस बहुत इको आ रहा है चित्रा जी, मुझे लगता है कि जिस ठीक है, मैं ठीक करवाती हूँ, आप अपनी बात रखिए जी। जी, अपनी बात रखिए, हम उसको ठीक करवाते हैं तुरंत। बोलिए। जी चित्रा जी, जिस पैमाने पर और जिस रफ्तार से विभिन्न पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं, मुझे लगता है कि वो एक व्यापक संकेत है कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत परिवर्तन होने वाला है। आपने 1989 और 90 का वो दौर देखा था, जब राम मंदिर मूवमेंट के बाद पार्टियों में टूट और पार्टियों के बड़े बड़े नेता ब्यूरोक्रेसी से, आर्मी से, कई जगहों से, कई समाज के कई वर्गों से लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। एक बड़ा दिलचस्प आपने सवाल उठाया है राम और माँ दुर्गा का, तो मुझे एक याद आ गई। एक एच हैंसन ने एक बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कहा था कि बंगाल में राम मंदिर मूवमेंट इसलिए नहीं प्रवेश किया गया कि राम वहां के मुख्य देवता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सभा में पिछले रविवार को हमने देखा कि मंच से जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, और जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स था, तालियों की गड़गड़ाहट थी और जय श्री राम के प्रतिध्वनि भीड़ से आ रही थी, वो साफ साफ संकेत दे रहा है कि 1990 का जो दौर था, जिसमें राम का जो गुंज है वो उत्तर भारत तक जो सिमट करके रह गया था, अब पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से अपने अंदर आगोश में समेट लिया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, संगीत रागी जी, अभी जय श्री राम के नारे से बंगाल के लोगों को क्या बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा? मंदिर वहां पर बन ही रहा है, लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी बार बार ये दावा करती है हालांकि वो कोर्ट का फैसला था, मंदिर बनना शुरू हो चुका है, लेकिन नहीं, यहाँ पर मुद्दे पर क्यों नहीं आते? महंगाई, रोजगार, इन चीजों की बात क्यों नहीं होती है? अभय दुबे जी कह रहे हैं आप ना राम के हैं ना दुर्गा के। हाँ, देखिए इनके जो प्रदेश अध्यक्ष देखिए बाहर क्यों नहीं किया? देखिए मैंने प्रदेश अध्यक्ष ने, मैं कह भी नहीं सर, हमको मेरे का ऐसा अपमान किया। संगीत चित्रा जी, ये गलत बात है। आपने हमसे पूछा है, बिहार में मुंगेर में माँ दुर्गा के धर्मावलंबियों की नृशंस हत्या की आपने, गोलियां चलाकर। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो श्रद्धा से मां का विसर्जन करना चाहते थे। तो आप ना राम के हैं ना किसी काम के। चित्रा जी ने ठीक कहा, बताइए ना राम राज्य की अवधारणा क्या है? क्या सभी को रोजगार मिलना राम राज्य की अवधारणा नहीं है? क्या राम राज्य की अवधारणा है कि 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 250 रुपए गैस के सिलेंडर में बढ़ा के? मैंने यही सवाल पूछा है कि महंगाई की बात पर। ठीक है,
अब मेरे ही सवाल को आप दोहराएंगे अभय जी, वो ठीक नहीं होगा। बोले जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। हाँ, संगीत रागी जी, मुद्दों पर क्यों नहीं बातचीत होती? ये जय श्री राम, चाहे आप जय श्री राम कहिए, चाहे ममता बनर्जी यहाँ पर मंदिर मंदिर जाए और चंडी पाठ करें, वो तो सबका अपना व्यक्तिगत धार्मिक विषय है ना। हमें तो मुद्दा चाहिए, आम गरीबों का भला कैसे होगा, रोजगार कैसे आएगा, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, जिन किसानों ने सिंगूर या नंदीग्राम का आंदोलन किया उनके लिए, उनके विकास के लिए क्या किया गया, ये सवाल बड़ा होना चाहिए ना। जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बीजेपी और टीएमसी के पास में जाऊंगी। बोलिए जल्दी। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाया है, लेकिन इसका उत्तर भी सुन लीजिए। देखिए, जो धार्मिक मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह जाता है। यदि ऐसा होता तो सीएए पर पूरे मुस्लिम समाज भारत का उठ करके सड़कों पर नहीं आता। जो 3 तलाक का मुद्दा था, वो व्यक्तिगत आधार पर होता तो बात समझ में आती थी, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज उद्वेलित होकर के साथ खड़ा हो जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी यदि इन मुद्दों को उठाती है तो वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल की 123 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों ने वहां की जो रिलीजियस डेमोग्राफी है उसमें व्यापक परिवर्तन लाया है। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी रिलीजियस डेमोग्राफी के आधार पर इस भारत का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान इसी रिलीजियस डेमोग्राफी के आधार पर पंडित नेहरू ने विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इसी आप जो है अल्पसंख्यक आयोग बनाते हैं, धर्म के आधार पर आयोग बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं और कहते हैं कि धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे संभव है? सेकंड सिर्फ चाहता हूं जवाब देने के लिए। देखिए, ठीक है, अब जी बोलिए। 1 जनवरी 2020 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई हो गया, अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? बताइए संगीत रागी जी, क्यों? क्योंकि असम में आप जाकर इसकी बात नहीं करना चाहते थे। आप लोग करने नहीं दिए सर, आपने करने नहीं दिया। आप सारे मुसलमानों को लेकर के सड़कों पर आ गए। आपके लिए इस देश का महत्व नहीं है। आपके लिए महत्वपूर्ण ये बात है कि मुसलमानों को कैसे भड़का करके सड़कों पर लाया जाए। आपकी तो कांग्रेस की अध्यक्षा जो है वो इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ी हो जाती है। भूल जाते हैं इंडियन मुजाहिदीन के साथ, आजमगढ़ के इंडियन मुजाहिदीन के साथ आपकी कांग्रेस की अध्यक्षा खड़ी हो जाती है। आप ये बताइए ये बताइए ना कि कांग्रेस की अध्यक्षा इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ी क्यों हो जाती है, यही बता दीजिए आप। आपकी पार्टी सर, राम को तो आपने वनवास दे दिया था। राम को तो आपने काल्पनिक चरित्र बता दिया था। एक करके बोले, राम और रोम के बीच में रोम को हरा चुके हैं। राम और रोम की लड़ाई इस देश में 15 साल से चालू थी। रोम को हमने परास्त कर दिया है, अब बाकी बचे हुए उनको भी परास्त किया जाएगा। भगवान को नाव में बिठाया, रोम राम से लड़ना चाहता था, रोम राम से लड़ना चाहता था। रोम को हम लोगों ने परास्त किया है, रोम को परास्त किया गया है, आगे दूसरों को भी परास्त किया जाएगा। नहीं की जा सकती। आप राम के अनुयायी नहीं हो सकते। राम वेमनस्य का प्रतीक नहीं है, राम प्रगति का प्रतीक है। नंदीग्राम में वैसे तो वोटिंग 1 अप्रैल को होगी, लेकिन चुनावी घमासान अभी से बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है। शुभेंदु अधिकारी की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया गया है। और इसी सवाल के साथ मैं सीधे सौरभ सिकदार जी अब आपके पास आते हुए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व की पिच पर बहुत दिनों से बैटिंग कर रही थी, उसको सफलता भी मिली, लेकिन चंडी पाठ करना, चंडी पाठ ममता बनर्जी ने मंच पर क्या किया, आप लोगों को खल गया। और इसी वजह से अब आप लोग निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल 10 सालों तक तो वो मंदिर घूमी नहीं, अब मंदिर जा रही हैं। हमें चंडी पाठ से कोई ऐतराज नहीं है, वो तो खुशी की बात है कि वो हिजाब छोड़ के चंडी पाठ कर रहे। एज अ हिंदू मेरे को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका मौकरी करने में हमें अब जरूर आपत्ति है। और दिन में महाकाली और रात को आली रे आली, ये समझ गया बंगाल के जनता, बंगाल के वोटर। आप किसी भी धर्म को मानिए, आप 2 धर्म को मानिए, 3 धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसका मौकरी मत कीजिए। और बार बार क्यों हिंदू धर्म के साथ ही मौकरी किया जाएगा? क्योंकि हम सहनशील हैं, हम भद्र हैं, तो इसीलिए आपत्ति हमें यहाँ पे है कि आप उसका दिखावा मत कीजिए। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन जब आप उसका दिखावा करते हैं तब तो उसको जो उसको मानते हैं, उसको मानने वाले को, उसको श्रद्धालु को
उसका आपत्ति होता है। तो इसीलिए आज जवाब दीजिए संजय जी, धर्म का दिखावा कर रही हैं दीदी, सुबह किसी और रूप में, शाम को किसी और रूप में। मैं जो बात कहना चाहता हूं, दीदी ने जब वो चंडी पाठ किया था, दीदी ने क्या कहा था उस मीटिंग में कि हम लोग चंडी पाठ में रोज घर से करके निकलती हूँ और चंडी पाठ में करती हूँ और भी मंत्रों का जाप करती हूँ। भाजपा नेता को चाहिए, भाजपा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा का कोई अन्य नेता हो, वो यदि चाहे तो आकर मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, धर्म की किसी भी बात में जानकारी हो मुझसे बात कर ले। असल में दीदी को लेकर भाजपा के लोग बड़े दुष्प्रचार में लिप्त हैं और लंबे समय से लिप्त हैं। इन सब बातों का जवाब देने के लिए दीदी ने मंच से सरेआम इनको चैलेंज किया कि आइए मुझसे शास्त्रार्थ करिए और धर्म क्या है या तो आप सिखाइए या मुझसे सीखिए और देश और दुनिया देखे कि धर्म है क्या, वास्तव में कौन धार्मिक है। तो यही तो कहा जा रहा है ना कि बीजेपी के पिच पर मंत्र पढ़ के धार्मिक इतना ज्यादा बनने की कोशिश क्यों की जा रही है, यही तो सवाल है ना संजय जी। नहीं, मुद्दा ये नहीं है कि दीदी ने मंत्र पढ़े या शास्त्रार्थ के लिए उन्हें न्योता दी। गलत मंत्र पढ़े, गलत शब्द का उपयोग कीजिए, गलत मंत्र पढ़े। आइए प्रधानमंत्री जी को बोलिए शास्त्रार्थ करेंगे। मुद्दा क्या है, पिछले 10 वर्षों में भैया प्रधानमंत्री दीदी ने मैं कर लेता हूँ फिर ये चित्रा जी क्यों रोकते हैं? मैं कर लेता हूँ आपके साथ, आइए ना। अरे आपके लिए तो मेरे छोटे भाई जैसे कार्यकर्ता ही काफी। आप चुप रहिए, आपने बोला, मैंने नहीं टोका, अब आप चुप रहिए। असल में मुद्दा ये है कि 34 वर्षों के वामफ्रंट के शासन के बाद दीदी ने बंगाल को उन्नति और तरक्की के नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बंगाल में अमन और शांति है, सर्वधर्म समभाव की धरती है पश्चिम बंगाल, और हमें धर्म हो या कर्म हो, हमने हर किसी से सीखा है, हमारे पूर्वजों से सीखा है। 10 साल में दीदी ने बंगाल में जो आमूल चूल परिवर्तन किए हैं, यह भाजपा से देखा नहीं जा रहा है और भाजपा को लगता है और उनको ये तो आमूल चूल परिवर्तन गिनाती ना, रैली में जाकर फिर चंडी पाठ इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत क्यों मान पड़ी? क्यों ये बताने की जरूरत पड़ गई कि मैं ब्राह्मण हिंदू हूँ? क्यों बार बार मंदिर जाने की जरूरत पड़ गई? ये तो यही वजह है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जय श्री राम के काट आप लोग ढूंढ रहे हैं नंदीग्राम में। ये भी मुझसे सुनिए कि दीदी ने अपने 10 साल के कार्यों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो इन्हीं चुनाव में बंगाल के घर घर में बंटवाया है, और वो रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद, उसमें जो काम हुआ है वो देखने के बाद भाजपा में खलबली है। दीदी को चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ा। एक जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास। वो मूर्खों के स्वर्ग में वास करते हैं। देखिए मुश्किल ये है संजय जी, मुश्किल उन्होंने काम गिना दिया है, पर्चे बांट दिए गए हैं। और एक सवाल और दीदी की ओर से मंच पर यह भी कहा गया कि 1 अप्रैल को नंदीग्राम की जनता फूल बनाएगी। वो कमल का फूल या बात नहीं कर रही थी। वो ये नहीं बताया किसको फूल बनाएंगे, बीजेपी को ये नहीं बताया किसको फूल बनाएंगे। संजय जी मेरा बात सुनिए संजय जी, अरे आप सुनिए संजय जी। कटपानी, सिंडिकेट, चाल चोरी, रेशन चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी, ये सारे मुद्दे को ढकने के लिए दीदी ढोंग कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे को ढकने के लिए कर रहे हैं। ये मुद्दों को ढकने की बात नहीं है। बंगाल में जो तरक्की भी है, बंगाल में जो विकास हुआ है, आप लोगों से देखा नहीं जा रहा है। आपसे आसाम की हालत, जवाब ना मांगे इसीलिए दीदी आज ये ढोंग कर रहे हैं संजय जी। आज बिहार में आज बिहार में जो हालत आप लोगों ने करी है, जो यूपी में हालत करी है, जो मध्य प्रदेश में हालत करी है, ये देश की जनता जानती है। और देश की जनता जानती है कि भाजपा को लाना का मतलब अब योगी जी तो ये कह रहे हैं कि सरकार अगर यहाँ पर बन गई तो यूपी जैसा मॉडल बंगाल में लागू होगा, और आप गलत तरीके से यूपी का उदाहरण, योगी जी तो बंगाल की धरती पर आकर कह रहे थे यूपी मॉडल लागू करेंगे।
यूपी मॉडल बंगाल की जनता लागू नहीं होगी। यूपी मॉडल में एक तफसीली बेटी की बलात्कार किया जाता है और सरकार उसका अंतिम संस्कार करवा देती है बिना घर वालों को बुलाए। संजय जी, यूपी मॉडल में पुलिस अधिकारियों की हत्या होती है। और यहाँ पर भी तो 80 वर्षीय महिला की फोटो जारी करके बीजेपी आप लोगों से सवाल पूछ रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उस यूपी मॉडल को बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बंगाल की धरती राजा राम मोहन राय की धरती है। कामदुनी भी बंगाल में है, कामदुनी भी बंगाल में है, पार्क स्ट्रीट भी बंगाल में है, रायगंज भी बंगाल में है। सौरभ जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अभय दुबे के पास आती हूँ। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। अब जवाब सुन लीजिए। ठीक है प्रशासनिक संजय शर्मा जी, अब जवाब सुन लीजिए। हाँ, कामदुनी, पार्क स्ट्रीट, ठीक है, अब जवाब सुन रायगंज, लीजिए। ये सारे जगह भी कामदुनी, रायगंज, पार्क स्ट्रीट, ये भी बंगाल में है। यहाँ बलात्कार नहीं हुआ है क्या? ये बंगाल के वासी नहीं थे? 80 से चुप रही है, चुप रही है। 80 साल का एक वृद्धा को मारा गया घर पे घुस के। वो मां नहीं है, वो मां नहीं है। अरे भैया, डाटा तो इतना गिना देंगे कि पूरा शो खत्म हो जाएगा। डाटा तो इतना गिना देंगे पूरा शो खत्म हो जाएगा। डाटा इतना गिना देंगे पूरा शो खत्म हो जाएगा। एक एक करके औरत को मारते हो घर में घुस के, शर्म नहीं आते आपको? शर्म नहीं आते? 80 साल के औरत को मारते हो घर में घुस के, 80 साल की औरत को मारते हो घर में घुस के, शर्म नहीं आता है? बात कर रहे हो यूपी के। जब ये बात सोशल डिबेट में लीक कर दी, तब आप लोगों ने वो कैंपेन बंद करी। आप लोगों ने वो कैंपेन। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा डिबेट पे आगे बढ़ जाते हैं। व्यक्तिगत और आपस में इस तरह तो मैं का मुद्दा नहीं बनाते हैं। प्लीज इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं सीधे अभय दुबे जी आपका रुख करते हुए, समझ गए मैं आपकी बात। ठीक है संजय जी, आपकी भी, सौरभ आपकी भी, दोनों लोगों की बात हो गई। अभय दुबे जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, बंगाल की जनता के मन में ये भी सवाल है कि आपके बड़े नेता बंगाल क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, प्रतीक्षा कीजिए, जल्दी हम आएंगे। और ये दोनों राजनीतिक दल, मैं इनसे कबीर का एक दोहा याद आता है इनके लिए, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। अरे स्वार्थ की माला डाल दे, विकास की माला फेर। किस मुंह से विकास की बात करेंगे? प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते आके कि ममता बनर्जी ने किसान सम्मान निधि के 60 लाख किसानों के नाम नहीं दिए, इसलिए हमने उनके खातों में पैसे नहीं डाले। प्रधानमंत्री जी, 24 लाख किसानों ने स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, आपके पोर्टल पर है बंगाल के। आपने भी एक भी पैसा क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप सिर्फ उनको बदनाम करना चाहते थे और वो ये नहीं महसूस होने देना चाहते थे कि केंद्र की सरकार से कोई राहत दी है। हाँ, इतिहास साक्षी है, आजाद भारत के बाद सबसे बड़ा नुकसान मोदी जी ने किसानों का किया है। 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी, किसानों की लागत बढ़ा दी और त्राहिमाम कर रहा है। 3 काले कानून लेकर आए मोदी जी, आज किसान दर की ठोकरें खा रहे हैं। मछली काट चल रहे हैं, मछली काट चल रहे हैं। अभी आपका मछली काट चल रहा है। मुझे बताइए, आप बंगाल में किस मुंह से बात करेंगे प्रधानमंत्री, जब 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान को दी, -23.9% की जीडीपी हिंदुस्तान में करके घर डाल दी। जो रूरल कंजम्पशन है वो 58 साल का सबसे निचले स्तर पर ला दिया। एनएसएसओ की रिपोर्ट ने बताया। एक बार अभय दुबे की बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा सौरभ जी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है कि 40 करोड़ लोग नए सिरे से मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी प्रॉमिसेस क्या करेंगे, मैं जानना चाहता हूं बंगाल से। 1.25 लाख करोड़ रुपए के बिहार का पैकेज का क्या हुआ वो बताते नहीं। 80,000 करोड़ रुपए चुनाव के समय जम्मू कश्मीर में पैकेज की घोषणा की थी, बताते नहीं। बस चुनावों के वक्त आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई सरोकार नहीं भारतीय जनता पार्टी। केवल घोषणा की जाती है, उसके बाद कोई सरोकार नहीं है, कांग्रेस का ये आरोप है। सौरभ, इस पर आप भी जवाब दीजिएगा। संगीत रागी जी की टिप्पणी, हाँ बोलिए। मैं 10 सेकंड कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले अभी भाई साहब ने किसानों की बात छेड़ी। चित्रा जी प्लीज जरा सा सुन लीजिए। राजधानी में संगीत रागी की एक बार बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। 10 बोल लीजिए। बोलिए। अभी किसानों की बात छेड़ी। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान से कुछ ही देर सैकड़ों किसान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी के पास उनसे बात करने का समय नहीं है, किसानों की मांग मानने का समय नहीं है। किसानों से आह निकलती है। मैं आज तक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करूंगा, हे मोदी अब भी जागो, ये किसान बड़े बलिदानी है,
अहंकार की गद्दी डुबो सके आंखों में इतना पानी। किसानों की बेहतरी के मामले में पश्चिम बंगाल का नंबर कहाँ है, जरा ये भी बता दीजिए। और पश्चिम किसानों की बंगाल का बेहतरी के लिए नंबर आप लोगों ने बहुत क्या अच्छा काम किया है। ये भी गिना दीजिए। किसानों की और साथ ही अगर वहाँ से केंद्र से कुछ योजनाएं भेजी जाती है तो फिर यहाँ पर राज्य सरकार रोड़ा क्यों बन जाती है, ये भी बता दीजिए। उतना भारत के बहुत से राज्य कर नहीं पाएंगे और सोच नहीं पाएंगे। बंगाल के किसानों की आय चलिए संगीत रागी से इसका जवाब 3 से 4 गुना बढ़ी है। बोलिए संगीत रागी। देखिए चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, 2014 और 2019 के चुनावी आंकड़े आ गए हैं और कम्युनिटी वाइज क्या परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुआ है ये भी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को 21% हिंदुओं के वोट से मिलकर के वो 2019 में 57% वोट मिला और तृणमूल कांग्रेस को 40% से जाकर के 70% वोट मिला। यानी कि 70% यदि वोट मुसलमानों का मिलता है एक पार्टी को तो इसका मतलब है कि ये पोलराइजेशन है। और 57% यदि हिंदू एकाएक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो इसका मतलब है कि बंगाल के हिंदू में एक प्रकार ममता बनर्जी से फ्रस्ट्रेशन है। और ऐसा फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि मालदा हुआ है। प्लीज सर प्लीज देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी तक नहीं किया कानून। चित्रा जी आप डिबेट करवाएंगे या मछली बाजार बनवाना चाहती हैं? चित्रा जी आप डिबेट करवाना चाहती हैं या मछली बाजार बनाना चाहती हैं? इनकी बात हो जाए, मैंने बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बोलिएगा, लेकिन संगीत रागी जी जो सवाल खड़े हुए हैं आप उस पर जवाब दीजिए ना। कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल पूछे हैं, टीएमसी ने भी पूछे हैं। किसानों के मुद्दे पर लोगों की ओर से आप हिंदू मुसलमान वोटर यहाँ पर हिंदू या मुसलमान बनकर वोट करने के लिए क्यों जाए? संगीत रागी चित्रा जी लड़ाने के लिए और बोलिए संगीत रागी को बोलने दीजिए आप गलत बात करना बंद कीजिए पहले। चित्रा जी आप गलत बात करना बंद कीजिए। चित्रा जी गलत बात करना बंद कीजिए। क्योंकि वो डिबेट का हिस्सा था इसलिए मैंने ऐसा किया था। ये आप तय नहीं करेंगे चित्रा जी कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। ये आप नहीं तय करेंगे। आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। यहाँ पर बिल्कुल गलत बोल रही हैं। इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आपकी बात पर कायम हूँ। आपसे जो सवाल पूछा गया है आप उस पर जवाब नहीं देकर अगर कहीं और जाएंगे तो मैं आपसे बोलूंगी। एक सेकंड संगीत रागी, ये गलत बात है। आपके आरोप बिल्कुल खारिज करती हूँ। बिल्कुल गलत कर रही है संगीत रागी, आपके आरोप में खारिज करती हूँ। एक सेकंड सर, और बहस यहाँ पर मैं करवा रही हूँ, मैं ये डिसाइड करूंगी, बिल्कुल डिसाइड करूंगी। ये गलत बात है। संगीत रागी मुझसे मत उलझिए, मुझसे मत उलझिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बायस मत बनिए। आप बायस ये व्यक्तिगत लड़ाई। एक सेकंड संगीत रागी, नाम आपका संगीत है और बातें आपकी इतनी कड़वी। एक सेकंड संगीत रागी, ब्रेक के लिए मुझे जाना है। आप फिर कहेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दी। आप बोल लीजिए ना। अरे उस समय आपको नहीं समझ में आती है, उस समय आपको समझ में नहीं आती है। मैं बिल्कुल चुप करवाती हूँ। इतना उतावला बनने की जरूरत नहीं है। संगीत रागी अपना जवाब दीजिए वरना ब्रेक पर मुझे जाना पड़ेगा। आप जवाब नहीं दीजिए वरना आप कहेंगे मैंने आपको समय नहीं दिया। बोलता रहा, टीएमसी का प्रवक्ता बोलता रहा, लेकिन आप झूठ बोल रही है। नेशनल टेलीविजन के सामने झूठ बोल रही है आप। संगीत रागी जी एक सेकंड, ये मेरा शो है। मैं डिसाइड करूंगी कि कब किसको बोलना है कब किसको नहीं बोलना है। और आप जैसे लोगों से मुझे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ये जवाब देना होगा। एक सेकंड सर, आपको ये बिल्कुल जवाब देना होगा कि वोटर हिंदू या मुसलमान बनकर वोट कर जाए। और मैं यहाँ पर टीएमसी से भी वही सवाल पूछ रही हूँ, बीजेपी से भी। लेकिन यहाँ पर आरएसएस के किसी जानकार से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मुझे आपसे सर जितना मुझे पढ़ना चाहिए उतना मैं पढ़ लिख कर आती हूँ, जितना मुझे जरूरत है उतना मैं पढ़ लिख कर आती हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। और किसी भी एक सेकेंड सर, और किसी भी एंकर से उलझने के पहले मुझे लगता है कि आपको थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। और जितने भी आरोप आपने मेरे ऊपर लगाए हैं मैं सबको खारिज करती हूँ।